हेलो। कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग पाठ 16 पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य लक्ष्य का अध्ययन कर रहे हैं और आज इसके अंतिम भाग का हम लोग अध्ययन करेंगे और इसमें ये जानेंगे कि जो विकास योजनाएं हैं वो क्यों विफल हो गई। और दूसरा हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग इन विकास योजनाओं को सफल बनाने के लिए क्या क्या सलाह दे सकते हैं। तो इस अंतिम भाग का अध्ययन आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो भारत में जो विकास योजनाएं अपनाई गई स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, उसकी असफलता के लिए बहुत से कारण जिम्मेदार थे और उसमें से कुछ प्रमुख कारणों का हम लोग अध्ययन करेंगे। और सबसे पहला कारण जो उभर कर आया वो है योजना आयोग की असीमित शक्ति। देखिए, स्वतंत्रता के बाद जो दीर्घकालीन योजनाएं बनाई गई उनके संचालन के लिए एक आयोग बनाया गया जिसको कि योजना आयोग कहा गया, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष किसी विद्वान व्यक्ति को चुना जाता है। अभी बदलकर इसका नाम नीति आयोग हो गया है। और ये जो योजना आयोग एक स्वायत्त संस्था होने पर भी इसकी शक्ति जो है असीमित थी और इसके नीति संबंधी सुझाव आदेश माने जाते हैं, परंतु केंद्रीय सरकार अपनी इच्छानुसार इस आयोग का गठन करती है और आयोग स्वतंत्र निर्णय न लेकर सरकार की कठपुतली बनकर कार्य करता रहा है, अर्थात सरकार का एक प्रतिनिधि बनकर ही काम करता रहा है। तो ये इसकी विफलता का एक कारण है। दूसरा, आयोग का कार्यकरण। योजना आयोग का कार्य योजना का निर्माण करना है, न कि क्रियान्वित करना। कार्य रूप देने का कार्य केंद्रीय और राज्य सरकारों का होता है, जो पहले से ही लाल फीताशाही, अकुशलता और भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। अतः योजनाओं को का क्रियान्वयन जो है वो सही ढंग से नहीं हो पाया, इसीलिए हमारी यहाँ विकास योजनाएं विफल हो गई। तीसरा है भेदभावपूर्ण नीति अपनाई गई जिससे कि विकास योजनाएं विफल हो गईं। योजना आयोग राज्यों को अनुदान व वित्तीय सहायता देने में भेदभाव की नीति अपनाता रहा है और संसाधन का आवंटन युक्तिपूर्ण ढंग से नहीं किया, जिसके कारण योजनाएं विफल होती गईं। उसके बाद विफलता का एक बड़ा कारण ये रहा कि नियोजन की प्रक्रिया में भी दोष रहा। योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन के समय में बहुत अंतर रहा, इससे योजनाओं में असफलता हाथ लगी। और इसके अतिरिक्त देश में नियोजन प्रक्रिया का केंद्रीकरण रहा, जो कि गलत है। नियोजन ऊपर से नीचे न चलकर नीचे से ऊपर की ओर चलना चाहिए। उसके बाद काले धन की बहुत बड़ी समस्या रही। देश में काले धन की मात्रा बहुत बढ़ गई और यह मुद्रा विकास में न लगकर विलासिता में ही खर्च हुई। उसके बाद योजना में कृषि क्षेत्र की बहुत ज़्यादा उपेक्षा की गई, जबकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। 72% जनसंख्या जो है वो कृषि में लगी हुई है, लेकिन विकास योजनाओं में कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की गई। भू सुधारों और कृषि आगतों की उपलब्धता की ओर ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद आधारिक संरचना का बहुत धीमा विकास हुआ, जैसे ऊर्जा, परिवहन, संचार, इनका बहुत धीमा धीमा विकास किया गया और इसके अभाव में आर्थिक विकास के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आईं। कुछ विकास हुआ, लेकिन उसका लाभ केवल शहर के कुछ बड़े पूंजीपतियों को भी हुआ। जो निर्धन और गरीब हैं, जो गांव में रहते हैं, उसको कोई फायदा नहीं पहुंचा। उसके बाद विफलता का एक प्रमुख कारण रहा कि गलत तकनीक को अपनाना। देश की उत्पादन की तकनीक देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नहीं अपनाई गई और विदेशी तकनीक को अपनाया गया, लेकिन वो हमारे देश की परिस्थिति के अनुरूप कार्य नहीं कर सकी, जिसके कारण कि हमारी योजनाएं विफल होती गई। विदेशी सहायता भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। देश में संसाधनों का निरंतर अभाव रहा है, अतः योजनाओं में विदेशी सहायता की मात्रा निरंतर बढ़ती गई और इसके कारण क्या है, हमको विदेशी सहायता का अर्थ है विदेशी कर्जा, और हम जो भी कमा रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा भाग जो है हमको ब्याज चुकाने के रूप में देना पड़ रहा है, ब्याज के रूप में देना पड़ रहा है।
तो विदेशी कर्जा हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये तो हुई विकास योजनाओं की विफलता के कारण। आइए अब देखते हैं कि इसको सफल कैसे बनाया जा सकता है। हम क्या क्या सुझाव दे सकते हैं जिससे कि इन विकास योजनाओं को सफल बनाया जा सके। पहला है पब्लिक कोऑपरेशन अर्थात जन सहयोग। विकास योजनाओं की सफलता के लिए ये बहुत आवश्यक है कि जनता का सहयोग प्राप्त किया जाए। विकास योजना के उद्देश्य, लक्ष्य, प्रावधान, साधनों के आवंटन से जनता को अवगत कराया जाए। जनता को योजनाओं के प्रति उदासीनता की प्रवृत्ति को त्याग कर योजनाओं में सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, तभी जो हमारी विकास योजनाएं हैं वो सफल हो पाएंगे। दूसरा, हमको ज़रूरत है कीमत में स्थायित्व लाने की, क्योंकि ये विकास योजना की सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। कीमतों में वृद्धि एक सीमित दायरे में होनी चाहिए। ऊंची कीमत वृद्धि से योजना की लागत बढ़ जाती है और ये योजना के प्रभाव को, जो लाभ हैं, उसको निष्प्रभावी कर देती है और अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कीमतों में स्थिरता लानी चाहिए। तीसरा है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में समन्वय होना चाहिए, तभी योजनाएं सफल हो पाएंगी। विकास योजनाओं की सफलता के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों में उचित समन्वय और सहयोग होना चाहिए। निजी क्षेत्र का भी पर्याप्त विकास किया जाना चाहिए और ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे से प्रतिस्पर्धी न होकर एक दूसरे के सहयोगी होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है और इसमें सहयोग और समन्वय बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तभी विकास की योजनाएं सफल हो पाएंगी। चौथा सुझाव देना चाहेंगे कि गांव में गैर कृषि क्षेत्र का विकास होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि भारत गांव का देश है और हमारे देश की 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है। इसलिए ग्रामीण जनता को गैर कृषि कार्यों में भी लगाया जाना चाहिए, जिससे कि कृषि पर जनसंख्या का भार कम हो और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो सके। और इसके लिए गांव में गैर कृषि उद्योग धंधे की स्थापना करना चाहिए, जैसे कि मुर्गी पालन, दूध पालन, भेड़ पालन, रेशम उद्योग आदि का विकास करना चाहिए। पांचवी सलाह ये दे सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं, बचत और विनियोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। विकास योजना को सफल बनाने के लिए पूंजी निर्माण की दर को बनाना बहुत आवश्यक है और ये तभी होगा जब हम लोग बचत करेंगे और उस बचत को विनियोग करेंगे और इसके लिए व्ययों में छूट देना चाहिए सरकार को। उसके बाद अगला सुझाव है कि मानव शक्ति का पूरा इस्तेमाल होना चाहिए, पूरा उपयोग होना चाहिए। हमारे देश में नौजवान युवकों की कमी नहीं है। हमारा देश एक जवान देश है और यहाँ पे जो मानव शक्ति है इसका अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए, बेरोजगारी को कम करना चाहिए, तभी हमारे देश की जो विकास योजनाएं हैं वो सफल हो पाएंगे। सातवां जो सुझाव है वो है कुशल प्रशासन और मूल्यांकन का। विकास योजनाओं की सफलता के लिए आवश्यक है कि योजना को कार्य रूप में परिणित करते समय उसका प्रशासन कुशलता से किया जाना चाहिए और समय समय पर योजनाओं का मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए, ताकि जो अनावश्यक खर्चे हैं उनसे बचा जा सके, नियत समय में हमारी योजनाएं पूरी हो सकें, अनावश्यक लागत न बढ़ पाए और उस योजना का पूरा लाभ आम जनता को मिल सके। और इसके साथ साथ अन्य सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे सरकारी व्यवस्था को ईमानदारी बनाना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। लाल फीताशाही का मतलब, आप लोग बार बार इस शब्द को सुनते हैं, लाल फीताशाही का मतलब होता है जो सरकारी और योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं वो केवल फाइलों में दबी रह जाती हैं। सरकारी फाइलें जो होती हैं वो आप लोगों ने देखा होगा लाल फीते में बंधी रहती हैं और बंधी रह जाती हैं, एक टेबल से दूसरे टेबल, दूसरे से तीसरे टेबल, और वो कार्यान्वित नहीं हो पाती हैं। इसी को लाल फीताशाही कहते हैं। दूसरा है कि विदेशों पर निर्भरता कम की जाए, कम से कम हमको विदेशी कर्ज लेना चाहिए।
और एक सुझाव ये है कि जनसंख्या वृद्धि जो कि बहुत विकट समस्या है उस पे नियंत्रण करना चाहिए। बहुत ज़्यादा हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है जिस पर कोई नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। और आंतरिक साधनों के अनुरूप विकास योजनाएं बनानी चाहिए। इस प्रकार यदि इन बातों को हम लोग ध्यान देंगे तो हमारी विकास योजनाओं को हम लोग सफल बना सकते हैं।